यहाँ अयोध्या में अयोध्या को सर्च करने आया हूँ। ग्लास आधा खाली या आधा भरा, कब तक एक ही बात। ये न्यूज चैनल वाले ना पता नहीं क्या क्या एक ही चीज बार बार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सधी हुई रिपोर्टिंग करने वाले रवीश कुमार को हम सभी जानते हैं। आप उन्हें एनडीटीवी पर देख सकते हैं और उन्होंने कई हुक्मरानों की पोल खोल दी है। इसी के चलते उन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए आज करते हैं गुफ्तगू उनसे। आपका स्वागत है सर इस प्रोग्राम में। आपने अपने ब्लॉग कस्बा में लिखा है कि शौक ए दीदार है तो नज़र पैदा कर। तो ये कैसी पैनी नज़र है जो नीतियों से लेकर नियत तक सब कुछ मॉनिटर करती है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखेंगे नहीं तो दिखाएंगे क्या। जी। स्कूल की किसी कहानी के आखिरी लाइन थी और बाकी चीज़ें तो याद नहीं रही जी। लेकिन ये लाइन कहीं बैठ गई मेरे अंदर की, शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। जी। तो मुझे लगता था चीज़ें तो सामने हैं, जब तक अगर हम उस नज़र से ना देखें तो वो दिखती नहीं है। आप कई बार गुजर जाते हैं, उसी घर को आप दोबारा देखते हैं कि अच्छा इसमें लाल रंग का पर्दा भी था, पहली बार नोटिस नहीं किया। जब तीसरी बार नोटिस करते हैं, अच्छा वो लाल रंग का पर्दा ही नहीं, वो सिल्क का पर्दा लगता है। अच्छा ये लोग इतने अमीर हैं या गरीब हैं तो फिर भी सिल्क का पर्दा कैसे लगाए हैं। तो बार बार देखने की जो प्रक्रिया है, जो जर्नलिज्म जो है ना हमारा, आर्ट ऑफ रिसाइकलिंग, रीटेलिंग सेम स्टोरीज अगेन एंड अगेन, मतलब नए नए जनरेशन के साथ। हाँ, तो उसमें ये नज़र बहुत काम आती है। तो एक तरह से नज़र जो है वो हथियार है। जी। अच्छा, कई नेताओं के आपने, आम आदमी के दुख दर्द को लेकर आपने कई तरह की रिपोर्ट्स आपकी आती रहती हैं। तो ऐसी इस तीखे जो व्यंग जो आप करते हैं, तो इस प्रतिभा को आपने कब सोचा कि जर्नलिज्म में डाला जाए? ये आ गया मेरे, एक तो कुछ स्वभाव में था कि जिस माहौल में मैं पल बढ़ रहा था वो मतलब भारत की हर समस्याओं का छोटा छोटा रूप वहाँ पर था। तो जब मैं इतिहास पढ़ने लगा तो कभी वो सामंतवाद पढ़ाते थे, कभी कुछ पढ़ाते थे, तो लगता था ये तो अपने घर में भी होता है। इस तरह की चीज़ें तो हम इतिहास के, तो मेरा वर्तमान है। तो उससे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और कोई व्यंग का कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो तबीयत में आ गई कहीं से कि जब आप देख ही रहे हैं एक चीज़ को अलग से देख रहे हैं, तो वही व्यंग है कि आप किसी चीज़ को अलग से कैसे देख रहे हैं। तो वो बोलते बोलते और अभ्यास से, फिर लोगों के रिएक्शन से, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम और आप एक ऐसे माध्यम में है जहाँ हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। कोई बात बहुत सीधे तरीके से कही जा सकती है, कोई बात बहुत हंसा के भी कही जा सकती है, और कई बात बहुत तंज के साथ और रुला के भी कही जा सकती है। बहुत सारे फॉर्म हैं, इनको शायद ये मिक्स रहता है, लेकिन थोड़ा सा व्यंग थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, वो पानी बह जाता है थोड़ा सा। आपकी रिपोर्टिंग बहुत कम तरीके के लोग करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि भारत की रिपोर्टिंग करने वाले बहुत कम है, इंडिया की रिपोर्टिंग तो सब कर रहे हैं? दो बातें हैं कि कोई संस्थान किसी पत्रकार को कैसे मौका देता है जी। उसको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि नहीं, इसमें मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे वो मौका मिला है। दूसरी बात ये है कि सवाल इंडिया और भारत को ही खोजने का नहीं है, सवाल उस इंडिया को भी फिर से खोजने की ज़रूरत है कि कोई उसको खोज सकता है कि नहीं दोबारा से, क्योंकि एक ही राय, एक ही व्यू आप नहीं बना सकते किसी चीज़ के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ से आता हूँ, जिन समस्याओं से, जिन इलाकों से आता हूँ, उसका जो एक रियल स्पेस है वो शहरों में भी है। तो मैं उन गलियों में भटक जाता हूँ जहाँ का हूँ, जैसा हूँ। तो मुझे थोड़ी सहूलियत भी होती है कि वैसे लोगों के बीच में जो मेरी ज़बान है, मैं बहुत आसानी से बात कर सकता हूँ, उनकी बातों को मैं समझ सकता हूँ। पर यही बात अगर किसी बहुत नीश जगह पे मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं खुद ही सहज नहीं हूँ उसको करने में। तो बेहतर है कि जहाँ आप सहज हैं, वहाँ पे सहज हैं, वहाँ पे आप करें आप काम को, तो उससे एक फ़ायदा मिल जाता है मुझे। अच्छा, एक ट्रेंड शुरू हो गया है आजकल नाग नागिन के, आप देखते हैं वो सीरियल से जाकर अब बिल्कुल एक आधे घंटे का उसके ऊपर एक्सक्लूसिव कर देते हैं नाग नागिन के ऊपर, या सनसनीकृत मैं कहूँगी उसे, रिपोर्टिंग होने लगी है। लेकिन उनका तर्क ये है टेलीविज़न वालों का कि लोग देखना ये चीज़ पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जर्नलिज्म आज किधर जा रहा है? ये क्या है ना कि कुछ आलसी और ये कुछ ऐसे बदमाश लोग जो हैं, मोहल्ले की मानसिकता रखने वाले लोग होते हैं हर मोहल्ले में, कि
कोई चीज़ कहीं झगड़ा होता है तो वो पत्थर मार जाते हैं, 2-3 बातें और कह देते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया उसी तरह की गलीज रिपोर्टिंग कर रही होती जी। वो है नहीं। हिंदी के 3-4 जो तथाकथित लोकप्रिय चैनल हैं उनके संपादक लोग कर रहे हैं। दरअसल वो नहीं दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं, वो वही दिखा रहे हैं जो वो कर सकते हैं। हम उनसे कोई और चीज़ उम्मीद करेंगे तो वो मार बैठेंगे, क्योंकि उनको आता नहीं है वो करना। अगर आप ये कह दें कि लोगों की तरफ से डिमांड आई है कोई अच्छी रिपोर्ट बना दें, तो वो नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें वो काबिलियत नहीं है। थोड़ा सा एरोगेंट लगता है ये मामला, लेकिन कभी ना कभी आपको जाके जिस बात को आप पीछे से कहते हैं कि हाँ उस एक्टर में टैलेंट है, उस जर्नलिस्ट में टैलेंट है, ये बात आपको अब सामने से भी कहनी पड़ेगी कि उनमें काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है अच्छी चीज़ें करने की। वो अपनी प्रवृत्ति से ऐसे ही रहे हैं जिसका लालन पालन जैसा हुआ है, इसीलिए उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। अगर किसी प्रेशर के तहत वो काम कर रहे होते तो उनको कॉन्फ्लिक्ट होता। वो कहते हैं कि हम बड़े मजबूरी में हैं और गुलाम जैसी हालत हो गई है हम पत्रकारों की, मालिकों ने ऐसा ऐसा कर रखा है तो हमें ये करना पड़ता है। तो ये किधर से आएगा, किस तरफ से? ये दोनों आना तो इसे दोनों तरफ से है, लेकिन हमेशा हिस्ट्री में इतिहास देखेंगे तो मालिक और पत्रकार के बीच में द्वंद्व चले हैं जी। अब बात यह है कि पत्रकार उस द्वंद्व को लड़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए कितना बेचैन है, कितना प्रयास कर रहा है। तो ये लोग प्रयास करते नहीं हैं, और जब करने लगेंगे तो वो एक लड़ाई चले, वो एक हेल्दी लड़ाई होती है, कई बार खराब भी हो जाती है, तो उसमें रास्ता निकलेगा। लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनको आता नहीं है कि वो कोई अच्छी चीज बना सकें। आपकी प्रोग्रामिंग भी अच्छी होती है, आपकी जो आप प्रोग्राम देते हैं वो कॉमन लोगों से सरोकार रखता है, आम लोगों से सरोकार रखता है, काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग, काफ़ी अच्छे इश्यूज आप उठाकर लाते हैं, लेकिन फिर भी टीआरपी कम रहती है आपके प्रोग्राम की या ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स की। तो ये टीआरपी का खेल क्या है? देखिए, ये टीआरपी खेल ये है कि ये पत्रकार इसके खिलाफ बोलता है, कोई मालिक इसके खिलाफ नहीं बोलता है। हम तो उतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन जो मालिक, जो बिजनेसमैन टीआरपी के मॉडल पर अपना बिजनेस कर रहा है, वो कभी टीआरपी को क्रिटिसाइज नहीं करता है। उसके पास एक बहुत अच्छा हथियार है कि टीआरपी के जरिए आपकी रचनात्मकता को, आपकी ऊर्जा को, वो ऊर्जा जो आपको कहीं ले जाती है कि ये गलत हो रहा है तो हम इसको एक्सपोज करेंगे जी। उस पर बहुत हल्की सी चाबुक के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं कि रेटिंग नहीं आती है तो आप ये छोड़ दीजिए, लोग वो देखना चाहते हैं। अंततः जो मीडिया हाउसेज हैं उनका, वो कहते हैं कि हम सेवा के लिए आए हैं, लेकिन उनको धंधा चाहिए, और धंधा भी कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए वो एक जरिया है। तो उनको एक जो आलसपन जो आया है ना हमारे मार्केटिंग के टीम में, कि वही चाहते हैं कि जैसे पीवीआर में ही सारे सिनेमा को बेच लें, बाकी पूरा हिंदुस्तान बचा हुआ है, वहां पर लोग देख सकता है, तो वही कर रहे हैं। इस तरह की पूरा सिस्टम को बदलने की रेगुलेशन कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? जो आपने अभी बताया कि दोनों तरफ से द्वंद्व हमेशा चलता रहता है, टीआरपी खुद बहुत ही फ्लॉड प्रक्रिया है। अगर आप बिल्कुल है, तो किस तरह से कोई नया पैमाना ढूंढा जा सकता है कि आप लोकप्रिय हैं या नहीं हैं, आपका काम है या नहीं है? ये 17,000 बक्सा तो नहीं डिसाइड करेगा। ये आएगा जरूर कभी, किसी दुनिया के किसी देश में, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि मीडिया इतनी खराब स्तर पर आके बहुत दिनों तक बची रह जाए। बहुत सारे दूध बेचने वाले और बहुत सारे जो गोल्फ खेलने वाले मालिक बने हैं, जो वो अब दूध बेचने लगे हैं बहुत सारे पैसा कमाने के लिए। लेकिन आपने भी ये कहा अपने ब्लॉग में कि आप भी 3 नंबर की पत्रकारिता से अब ऊब गए हैं, तो नई नई चीजें आप करते हैं। हाँ, ऊब गए हैं, क्योंकि देखिए बात यह है कि सवाल ये नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं, करना चाहिए। हर आदमी अपने प्रति जिम्मेदार होता है, तभी वो समाज और देश के प्रति या अपने पेशे के प्रति जिम्मेदार होता है। तो पहली भूमिका तो आप अदा करेंगी कि आप अपना काम बेहतर, ज्यादा नए तरीके से करें जी। लेकिन जो माहौल है, उसका जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि मैं नहीं तोड़ सकता उसको, और मेरे बस की बात भी नहीं है कि मैं उसको तोड़ सकूं। तो इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि ये अब कितना करते रहेंगे, मतलब उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो लगता है कि ये जो ऊर्जा है, इसको कहीं वहां क्यों ना इस्तेमाल करे जहां पे कुछ हो सकता है, मेरे लिए भी और औरों के लिए भी। आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक अच्छे जर्नलिस्ट की आप क्या पहचान बता सकते हैं? अच्छे जर्नलिस्ट की पहचान ये है कि
वो थोड़ा मेहनत करना सीखे। जी। कम लोग थोड़ा एसी कमरे से बाहर जाना चाहते हैं, कम लोग हैं जो थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, कम लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं। सत्य तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन आप अगर इस पेशे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उनसे बात करें, तो आप उस रियलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस आपको दिखते हैं जो आप लोगों को दिखा सकें। वैसी रिपोर्ट मुझे लगता है कि लंबे दौर में या जितने भी लोग देखते हैं उनके बीच में थोड़ी ज़्यादा विश्वसनीय होती चली जाती है अपने आप। तो थोड़ा परिश्रम करें, अध्ययन करें और देखने का काम खूब करें। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूंगी। आपने अपने ब्लॉग में ही लिखा कि सलमान खान को आप एक दबंग अभिनेता मानते हैं और जो शनि देव हैं उनको दबंग देवता मानते हैं, तो आप खुद को दबंग मानते हैं? नहीं, मैं दबंग नहीं हूँ। दबंग होता तो शनि की तरह मेरी भी दुकान चल रही होती, लेकिन जी। तो वैसा नहीं है, दबंग नहीं है। मौका मिल गया है तो कर लेते हैं, और थोड़ा अब रास्ता भी बनाना सीख गए हैं कि बहुत तरह के समझौतों के बीच में कैसे अपने आप को बचा कर ले जाना है। और यही शायद कोई भी क्रिएटिव आदमी होता है उसके सामने ये चुनौती होती है, चाहे पत्रकार हो, चाहे आप लोग कल को डायरेक्टर बनेंगे, एक्टिंग में जाएंगी या फिर स्क्रिप्ट लिखेंगी, उसमें रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कहीं भी आपको खुला मैदान तो ये दुनिया नहीं देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए। और आपसे भी हम लेंगे इजाज़त, अगली बार फिर देखिएगा गुफ्तगू। नमस्कार।